क्या चैप्टर का नाम था जी? हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का विकास और कांग्रेस। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से लेकर 1950 ईस्वी तक के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के विषय में जो है हम आपको बताए हुए थे। कांग्रेस का 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1950 तक जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए सभी अधिवेशनों से जो है हम आपको अवगत करवाए हुए थे। ठीक है, तो पंखा ठीक कीजिए। अरे ठीक कीजिए, मतलब सही से हवा नहीं दे रहा है, ऐसे कीजिए कि हवा दे। चलिए, तो इसमें से कुछ बात ऐसा है कि जो आपके नोट में नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी बात आपके नोट में नहीं लिखा हुआ है उसको हम नोट डाउन करवा देते हैं। और देखिए, जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। कमेंट हटा दीजिए, यहां से कमेंट हटा दीजिए। जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। और बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को लेकर के भारतीय विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय प्रकट किया है। फिर विदेशी विद्वान भी अलग अलग प्रकार का राय जो है प्रकट करने का काम कांग्रेस को लेकर के किए हैं। तो इन सभी चीजों को आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 2-4-5 प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। बताइएगा आप हमको कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता? 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी थी? 1907 सूरत में हो रहे अधिवेशन के दौरान। और कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी थी? 1918 मुंबई में हो रहे अधिवेशन के दौरान। 1918 मुंबई में हो रहे अधिवेशन के दौरान। चलिए ठीक है, तो अब आगे आइएगा कि बिहार के संदर्भ में एक बार आप चीजों को देखिएगा। बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम आपको बताए हुए थे कि वर्तमान का जो बिहार है, वर्तमान का बिहार मतलब आज का बिहार यानी 2023 का बिहार, वर्तमान के बिहार की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान के बिहार में कांग्रेस का 2 बार वार्षिक अधिवेशन हुआ है। 1912 और 1922। 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था और 1922 में गया में। और ये जो अधिवेशन था 1912 वाला, ये कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था, 28वां। और 1922 वाला जो था ये कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 38वां। अब अगर आप नोट पे जाएंगे तो नोट में जो है ये गलत है, 27 लिखा हुआ है और 37 लिखा हुआ है। ये गलत है। गलत कहां हो गया है ये भी बात हम आपको बता देते हैं। तो आप सबसे पहले अपने नोट के पेज नंबर 238, 233 नहीं 238, नोट के पेज नंबर 238 पे आइए। 238 ही तो है यहां पे लिखा हुआ। आप लोग में कितना है?
33, 238 है ना है, एगो में 238 है, सब में तो 238 ही होना चाहिए। पेज नंबर 238 पे आइए। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन लिखा हुआ है, सब चीज सही है, लेकिन 27वां के जगह 28वां कर लीजिए, 27वां के जगह 28वां कीजिए, 37वां के जगह 38वां कीजिए, और 53वां के जगह 54वां कीजिए, 53वां के जगह 54वां कीजिए, 54, 54 इसमें सुधार किए आप। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, 27 के जगह 28, 37 के जगह 38 और 53 के जगह 54, 53 के जगह 54 कर लीजिए। अब देखिए गलती कहां हो गया था। आप कांग्रेस का अधिवेशन पे आएंगे ना, तो आप आइएगा 1907 सूरत अधिवेशन 23वां, तो 1908 रास बिहारी घोष मद्रास अधिवेशन 24वां ना होता, तो यहां पर 2 बार 23 लिखा गया है, यहीं पे गलती हो गया है, तो इसको भी आप अपना सुधार लीजिएगा, समझ गए। यानी 23 जहां पर है, पहला बार 23 जहां पर है वो तो ठीक है, दूसरा बार 23 जहां पे है उसको 24 कर लीजिए, दूसरा बार 23 जहां पे है उसको 24 कर लीजिए, फिर ऑनवर्ड जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए। नहीं समझे बात को? आए जहां पर पहला बार 23 है, 23वां अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष सूरत, कांग्रेस का नरम दल में विभाजन ही ठीक है, लेकिन उसके बाद 1908 रास बिहारी घोष मद्रास, कांग्रेस के संविधान का निर्माण फौजदारी कानून में संशोधन, 23 के जगह यहां पर 24 कर लीजिए, 24 कर लीजिए, और फिर 24 के जगह 25, 25 के जगह 26, 26 के जगह 27, 27 के जगह 28, 28 के जगह 29, 29 के जगह 30, 30 के जगह 31, 31 के जगह 32, 32 के जगह 33। बात समझे जी? तो इसको ऑनवर्ड सही कर लीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। कर लीजिएगा ना, कर लीजिए, कर लीजिए सब लोग। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं। कर लिए सही? ऑनलाइन वाला सही कर रहा है जी, कमेंट भी कर रहा है, देखिएगा ना जी, है नहीं ना? चलिए सही कर लिए ना? अब आगे समझिएगा, आगे देखिएगा, आगे अब आप चीजों को समझिएगा। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को लेकर जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। भारतीय विद्वान के अलग विचार हैं, भारतीय विद्वान के अलग विचार हैं, और ब्रिटिश विद्वान की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश विद्वान का अलग विचार है। और भारतीय विद्वान में भी अगर हम लोग देखें, भारतीय विद्वान में भी अगर हम लोग देखें तो भारतीय विद्वान में भी अलग अलग भारतीय विद्वानों का अलग अलग राय है, और ब्रिटिश विद्वानों में भी अलग अलग ब्रिटिश विद्वान का अलग अलग राय है। कांग्रेस को लेकर जो अलग अलग विद्वानों की राय है, उन रायों से ही अभी हम लोग अवगत होंगे। देखिए आप सब लोग जानते हैं लाल बाल पाल, लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। तो अब देखिए कांग्रेस की आलोचना इन लोगों ने की है, कांग्रेस की आलोचना इन लोगों ने की है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल ने जो है कांग्रेस की आलोचना की है। तो क्या कहकर इन लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की है? देखिए होता क्या था, एक वर्ष में कांग्रेस का सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था। गौर से सुनिएगा, एक वर्ष में कांग्रेस का सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था, पूरे साल में सिर्फ एक बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था। इसी पर कटाक्ष करते हुए या इसी बात की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में एक बार
मेढक की तरह टरटराएंगे तो उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे मेढक की अगर आप बात करेंगे तो विशेष तौर पर पूरे साल में वर्षा ऋतु में मेढक सिर्फ और सिर्फ टरटराता है। विशेष तौर पर अगर आप मेढक की बात करेंगे तो मेढक जो है सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु में टरटराता है, उसके अलावा जो है नहीं टरटराता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की आलोचना करते हुए किसने यह कहा है कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के एक वर्ष में होने वाले एक बार के वार्षिक अधिवेशन की आलोचना करते हुए यह कहा कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसके बाद आपको देखिए, जो कांग्रेस था, आप याद कीजिए, हम आपको कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के विषय में बताए हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य मौजूद हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो टोटल 72 सदस्य मौजूद हुआ था, उस 72 सदस्यों में से 39 गो वकील था, फिर कुछ डॉक्टर थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ जो है आपको अन्य पदाधिकारी वर्ग के ही लोग विशेष तौर पर कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। हर कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता था। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पद पर था, वही लोग कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। तो कांग्रेस के सदस्य सिर्फ पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हुआ करते थे। कांग्रेस का संबंध आम जनमानस से नहीं था, कांग्रेस का संबंध आम जनता से नहीं था। इसी को लेकर कांग्रेस की आलोचना लाला लाजपत राय ने किया। और लाला लाजपत राय ने यह कहा कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है यह शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय मेला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कांग्रेस के सम्मेलन में सिर्फ शिक्षित लोग भाग लेते हैं, उन्हीं लोगों का एक वर्ष में आयोजित किया गया ये मेला है, उससे ज्यादा कांग्रेस का सम्मेलन कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी है? तो शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दिया है। फिर आपको बिपिन चंद्र पॉल है। अगर आप बिपिन चंद्र पॉल की बात करेंगे तो बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था, कौन सी संस्था? याचना संस्था की संज्ञा दी थी। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो अपनी मनोवृत्ति भिक्षाटन को बना करके रखी हुई है। मतलब यह संस्था भीख मांगने का काम करती है। यह संस्था याचना यानी प्रार्थना, अनुग्रह, निवेदन करने का काम करती है। निवेदन करने का काम यह संस्था करती है, जबकि इस संस्था को जो है लड़ना चाहिए। लेकिन ये जो संस्था है ये याचना संस्था के तौर पर काम करती है, भिक्षाटन के तौर पर अपने अधिकारों की मांग करती है। इसके बाद इन लाल बाल पाल के अलावे एक आपको अश्विनी कुमार दत्त हुए। अश्विनी कुमार दत्त ने भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की आलोचना किया। और देखिए, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था एक वर्ष में एक बार, वह वार्षिक अधिवेशन 3 दिनों के लिए चलता था। कांग्रेस का एक वर्ष में एक बार जो वार्षिक अधिवेशन होता था वह 3 दिनों के लिए चलता था। जिस वजह से अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए यह कहा कि यह एक वर्ष में
कांग्रेस का 3 दिन का होने वाला तमाशा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस के जो एक वर्ष में 3 दिनों के लिए एक बार वार्षिक अधिवेशन होता था, उसकी आलोचना करते हुए अश्विनी कुमार दत्त ने उसे 3 दिन के तमाशा की संज्ञा दी। 3 दिन के तमाशा की संज्ञा दी। फिर आपको एक क्रांतिकारी और कांग्रेस के गरम दल के नेता हुआ करते थे, उनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कांग्रेस के क्रियाकलाप की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस तो ऐसी संस्था बन गई है, या कांग्रेस ऐसी संस्था है जैसे लग रहा है कि यह संस्था अब क्षय रोग से मरने ही वाली है। यह संस्था क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो कांग्रेस की तुलना क्षय रोग से अरविंद घोष ने किया है, या कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, यह बात आपको अरविंद घोष ने कहा है। किसने कहा है? अरविंद घोष। तो बात अगर अरविंद घोष की करे तो अरविंद घोष ने कांग्रेस की तुलना क्षय रोग से किया। और इसके बाद एक बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ करते थे। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की हम लोग बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वे पदों के भूखे हैं। समझिए, पदों के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को लेकर यह कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय विद्वानों की राय है कांग्रेस को लेकर, और ये भारतीय विद्वानों की राय कांग्रेस को लेकर तब की है जब कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई थी। कांग्रेस काफी कमजोर हुआ करती थी, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर कांग्रेस काफी मजबूत हो गई। और जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने संभाला, जब गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, तो उसके बाद कांग्रेस काफी मजबूत संगठन के रूप में उभर करके सामने आई थी। काफी अधिक मजबूत संगठन के रूप में उभर करके जो है सामने आपको कांग्रेस आई थी। तो जो गांधी का कांग्रेस था, जो सुभाष का कांग्रेस था, जो नेहरू जी का कांग्रेस था, वो कांग्रेस काफी मजबूत था। लेकिन प्रारंभिक दौर का कांग्रेस, यानी जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का कांग्रेस था, दादा भाई नेरोजी का कांग्रेस था, जॉर्ज यूले का कांग्रेस था, वो कांग्रेस काफी कमजोर हुआ करता था। और ये सब स्टेटमेंट उस समय दिया गया है कांग्रेस को लेकर जब कांग्रेस काफी कमजोर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद के वर्षों में कांग्रेस ने अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया, कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया, कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया। इसके बाद अगर बात की जाए ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश विद्वानों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय कांग्रेस को लेकर के प्रस्तुत किया है। जैसे कि एक ब्रिटिश विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरीन। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, कांग्रेस की स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर काफी विवाद है। कांग्रेस की स्थापना को लेकर काफी विवाद है। अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर क्या विवाद है? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर विवाद यह है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज था, विशेष तौर पर लाला लाजपत राय। अगर आप लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज है। यह बात भी आपसे पूछा जाता है कि किस भारतीय राजनेता ने यह कहा है कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज है, तो उत्तर हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। और बात अगर कांग्रेस की स्थापना की जाए तो कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर अंग्रेजों का योगदान नहीं होता तो कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना ही नहीं होती। तो कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का योगदान है, इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में इनकार नहीं किया जा सकता है। शुरुआती वर्षों में तो डफरीन ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया,
कांग्रेस की स्थापना में मदद किया, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब कांग्रेस का झुकाव भारत की जनता की ओर ज्यादा होने लगा, तब फिर जाकर के कांग्रेस का विरोध किया जाने लगा, और डफरिन ने कांग्रेस का विरोध करते हुए यह कहा कि कांग्रेस भारत के अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, करने वाला संगठन है, भारत के अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। यह कह करके कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा था कि जो है कांग्रेस, यानी यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि कांग्रेस पूरे भारत की जनता का संगठन है। लेकिन इसको इनकार करते हुए डफरिन ने यह कहा कि ना, यह पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। तो डफरिन ने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कहा। फिर आपको एक विद्वान हुआ करते थे एल्गिन द्वितीय, बात अगर एल्गिन द्वितीय की करे तो एल्गिन द्वितीय ने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि कांग्रेस बराबर नीचे गिर रही है, यह देशद्रोही संगठन है और इस संगठन के नेता का चरित्र संदिग्ध है। इस संगठन के नेता का चरित्र क्या है? संदिग्ध है। तो कांग्रेस की आलोचना एल्गिन द्वितीय ने भी किया। एल्गिन द्वितीय ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नामक संगठन बराबर नीचे गिर रही है और यह एक राजद्रोही या देशद्रोही संगठन है, और इस संगठन के जो नेता है उनका चरित्र संदिग्ध है। उनका चरित्र क्या है? संदिग्ध है। इसके बाद एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था कर्जन। बात अगर कर्जन की करे तो कर्जन ने भी कांग्रेस की आलोचना की। कर्जन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस की महल भर-भरा कर गिरने वाली है। कांग्रेस की महल भर-भरा कर गिरने वाली है। कांग्रेस की महल भर-भरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस के मृत्यु में उसका साथ दे सके, कांग्रेस के मृत्यु में उसका साथ दे सके। यह कर्जन का स्टेटमेंट है। ये जो तमाम स्टेटमेंट है कांग्रेस को लेकर के अलग अलग विद्वानों का, ये सभी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा है और आगे के दिनों में भी इन स्टेटमेंटों के पूछने की संभावना है। आपसे ये सब स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कांग्रेस को लेकर, फलना बात किसने कहा है, चिलना बात किसने कहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस को लेकर ये जो तमाम विद्वानों के स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंटों को आप याद रखेंगे। और देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर विद्वानों के बीच स्टार्टिंग से लेकर आज तक विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कांग्रेस की स्थापना किसने किया, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने किया, कांग्रेस की स्थापना भारतीयों ने किया या दोनों ने मिलकर किया। तो कांग्रेस की स्थापना के विषय में हम आपको बताए हुए थे। कांग्रेस की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हुई थी जिसमें अंग्रेजों को भी एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो संगठन भारतीय जनमानस की बातों को जान सके और भारतीय जनमानस की बातों को जानकर अंग्रेजों तक वो बात पहुंचा सके। और फिर अगर बात भारत की करे तो भारत की बात अगर की जाए तो भारत के राजनेताओं ने भी यह महसूस किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिस संगठन के जरिए भारतीयों के आवाज
से ब्रिटिशों को अवगत करवाया जा सके। तो कांग्रेस नामक संगठन की जरूरत अंग्रेजों को भी थी, ब्रिटिशों को भी थी। इसी कारण दोनों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना किया। इसको लेकर जो विवाद है, उस विवाद में हम लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप इस बात से भी अवगत हैं, हमने आपको बताया है कि कांग्रेस बाद के वर्षों में जाकर दो भागों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में बट गया। फिर कांग्रेस एक हुआ, फिर से बटा। 1907 में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी, 1916 में एक हो गया, फिर 1918 में फूट पड़ गई, 1918 में फूट पड़ गई। तो कांग्रेस कई बार एक हुआ, कभी फूट पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यही था, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चलाना, भारतीय जनमानस की बातों से, भारतीय जनमानस के कठिनाइयों से ब्रिटिशों को अवगत करवाना। ये सब कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य हुआ करता था, ये सब कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य हुआ करता था। तो ये तमाम प्रकार के चीजें जो है आप याद रख लीजिएगा, समझ गए, सॉरी पढ़ लीजिएगा। ये सब याद करने का कोई जरूरत है नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो बात बताए नोट में दिया हुआ है वो सब एकदम से जरूरी नहीं है, परीक्षा के लिहाज से एकदम जरूरी नहीं, एक भी पॉइंट उसमें जरूरी नहीं है। यानी हम ये बात कह रहे हैं कि जब आप चैप्टर को पलटेंगे ये चैप्टर, तो इसमें आप देखेंगे कांग्रेस का उद्देश्य एकदम जरूरी नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, काट दीजिएगा, एकदम जरूरी नहीं है। कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य ये जरूरी है, कांग्रेस गठन से संबंधित विवाद एकदम जरूरी नहीं है, गरम दल नरम दल थोड़ा बहुत जरूरी है, बाद बाकी बहुत ज्यादा जरूरी ये है नहीं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, समझ गए। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आइएगा 1 मिनट में ये जो 8-10 स्टेटमेंट है, इन 8-10 स्टेटमेंटों को हम लोग याद कर लेते हैं और इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की तुलना एक वर्ष में एक बार मेढक की टरटराहट से किसने किया? किसने कांग्रेस को लेकर यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो इससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है? बालगंगाधर तिलक। आगे बताइएगा, कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दिया? कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला की संज्ञा किसने दिया? कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने? कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने? कांग्रेस कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है किसने? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ किसने कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने यह कहा है कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस बराबर नीचे गिर रही है, यह एक देशद्रोही संगठन है, इस संगठन के नेताओं का चरित्र संदिग्ध है, किसने कहा है? कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम इसकी मृत्यु में साथ दे सके, किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है। ठीक है, अब इससे अलग आपको, जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के बाद भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। अब कांग्रेस की स्थापना के बाद जो कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उन राजनीतिक संगठनों के विषय में आप जानिएगा। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित राजनीतिक संगठनों में एक संगठन का नाम आता है, उसका नाम है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। देखिए, यह जो संगठन है, अगर बात हम इस संगठन की करें तो कांग्रेस की भांति यह भी एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था, और कांग्रेस की भांति यह भी जो
एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था। इस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि इस संगठन की स्थापना क्यों की गई। देखिए, इस संगठन की स्थापना कांग्रेस के विकल्प के तौर पर किया गया था तथा इस संगठन की स्थापना कांग्रेस को तोड़ने के लिए किया गया था। तो इस संगठन की स्थापना कांग्रेस के विकल्प के तौर पर किया गया था तथा कांग्रेस नामक संगठन को तोड़ने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। कांग्रेस नामक संगठन को तोड़ने के लिए इस संगठन की जो है आपको स्थापना की गई थी। इसके बाद आपको इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, इसके बाद आपको इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, सर्वेंट सोसाइटी। बात अगर इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की हम लोग करें तो जो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी है यह भी एक प्रकार का राजनीतिक संगठन हुआ करता था और इस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई और 1905 ईस्वी में इस राजनीतिक संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। इसके बाद के वर्षों में जाकर होम रूल लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। और बात अगर होम रूल लीग नामक राजनीतिक संगठन की करें तो होम रूल लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में, जहां बाल गंगाधर तिलक ने किया, तो वहीं तमिलनाडु के मद्रास के क्षेत्र में, तमिलनाडु के मद्रास के क्षेत्र में इसकी स्थापना जो है आपको श्रीमती एनी बेसेंट ने की। श्रीमती एनी बेसेंट ने की, एनी बेसेंट ने की। इसके बाद आपको वर्ष 1918 ईस्वी में जब कांग्रेस दोबारा दो भागों में विभाजित हुआ था, तब जाकर के एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की थी। अर्थात हिंदी में कहे तो भारतीय उदारवादी दल या भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय उदारवादी संघ। तो वर्ष 1918 ईस्वी में जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन है अर्थात भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय उदारवादी संघ नामक संगठन की स्थापना 1918 ईस्वी में एसएन बनर्जी के द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और एसएन बनर्जी ने इस संगठन की स्थापना तब किया जब कांग्रेस में दूसरी बार फूट 1918 ईस्वी में पड़ी थी। कांग्रेस में दूसरी बार फूट जब 1918 में पड़ी थी तब जाकर के उदारवादी, कांग्रेस के भीतर उदारवादी नेताओं का महत्व घट गया था और कांग्रेस के भीतर जो उदारवादी नेताओं का महत्व घट गया था उसको फिर से कायम करने के लिए एसएन बनर्जी ने भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना किया। इसके बाद अगर बात की जाए वर्ष 1918 की, तो वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में एक हड़ताल का आयोजन किया गया था प्लेग बोनस दिलाने को लेकर। और अंततः मिल मजदूरों को गांधी जी प्लेग बोनस दिलाने में सफल रहे। और जब मिल मजदूरों को प्लेग बोनस दिलाने में गांधी जी सफल रहे तो इसके बाद महात्मा गांधी ने जो है आपको मिल मालिक और मजदूरों के बीच एकता बना रहे, दोनों एक दूसरे का समर्थन करता रहे, इसको लेकर के महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन
नामक संगठन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किया। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किया। फिर इससे इतर आप सब लोग जानते हैं कि 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन हुए थे और असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था भारत को स्वराज्य दिलाना, लेकिन असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया। और जब असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया और फरवरी 1922 ईस्वी में जाकर के चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो इसका विरोध मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने किया और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने कांग्रेस का विरोध करते हुए, गांधी जी की नीतियों का विरोध करते हुए एक अलग राजनीतिक संगठन की स्थापना 1923 ईस्वी में किया, जिसे स्वराज्य पार्टी कहा जाता है। जिसे स्वराज्य पार्टी कहा जाता है। तो बात अगर आगे हम लोग देखें तो आगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई और स्वराज्य पार्टी की अगर बात की जाए तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई और स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद के वर्षों में जाकर 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई और 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया। डॉक्टर हेडगवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर आपको वर्ष 1929 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो खुदाई खिदमतगार नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना, खुदाई खिदमतगार नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। इसके बाद जाकर के कांग्रेस के भीतर ही 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई है और 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है आपको 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव हो गए और इसके बाद जयप्रकाश नारायण हो गए। इन नेताओं के नेतृत्व में जो है आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद के वर्षों में जाकर कांग्रेस के भीतर ही 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा नामक संगठन की स्थापना हुई और अखिल भारतीय किसान सभा नामक संगठन की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। 1936 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा जैसे नेता इन संगठनों के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस पर आने के दौरान ही हम आपको ये बात बताए हैं 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता किए, जिससे गांधी जी खुश नहीं थे और गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर दबाव बनाया, जिस वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिकतर सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और यही कारण रहा कि सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दिए। और सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने का काम किया तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में जाकर के एक अलग राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया, 1939 ईस्वी में किया। तो ये जो तमाम संगठनों की चर्चा हमने आपके साथ की है, ये तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन है
जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित हुआ है, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित हुआ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इन राजनीतिक संगठनों की स्थापना कब हुई है, किसने किया है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। अगर आप नोट की बात करेंगे तो नोट में और भी कई सारे राजनीतिक संगठन है, और नोट में जितने भी राजनीतिक संगठन दिए हुए हैं सभी के सभी अपने आप में जो है आपको महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए, कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित जो ये तमाम राजनीतिक संगठन है, इन तमाम राजनीतिक संगठनों को भी जो है आपको याद रखना है। तो आइए एक एक करके हम लोग याद करते हैं। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किसने किया? पुणे में किसने किया? मद्रास में किसने किया? मद्रास में किसने किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय उदारवादी संघ के संस्थापक, भारतीय उदारवादी संघ के संस्थापक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? कब हुई है? इसके संस्थापक, संस्थापक स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? स्वराज पार्टी की स्थापना, इसके संस्थापक, संस्थापक मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और देखिए नोट में जाइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना लिखा हुआ है कलकत्ता में हुई है, कलकत्ता को काट के इलाहाबाद कर लीजिएगा। वहां पे स्वराज पार्टी की स्थापना कलकत्ता में हुई है, कलकत्ता को काट के इलाहाबाद कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, गलती है। कलकत्ता को काट करके इलाहाबाद कर लीजिए। के इलाहाबाद कर लिए ना? चलिए ठीक है, आगे आइएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना कब हुई है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के, खुदाई खिदमतगार, इसके संस्थापक, संस्थापक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? कौन है? स्वामी सहजानंद और एनजी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? इसके बाद अब नोट में दिया हुआ होगा कि जो है कांग्रेस से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, सब चीज हम आपको जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बता रहे थे तो उस दौरान हर बात की चर्चा किए थे। आप देखिएगा हर चीज उसमें आपको बताया हुआ है, समझ गए। और बिहार वाला हम आपको सुधार करवा ही दिए हैं, यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले नोट देख करके जो है हम आपको कुछ चीज लिखा देते हैं जो आपके नोट में नहीं है। ठीक है, नोट देख करके जो है देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नागपुर में है, हाँ है? नहीं 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 नहीं, चलिए एक आध गो पॉइंट लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिखाएंगे, आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। लिखिए सब लोग, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। लिखिए 1886 के कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को भोजन करवाया, कांग्रेस के सदस्यों को भोजन करवाया, कांग्रेस के सदस्यों को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है, 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 जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। ध्यान रहे कि उसी में ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्ज यूले ने यह कहा कि जॉर्ज यूले ने यह कहा कि जॉर्ज यूले ने यह कहा कि कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं। कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं। कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाद में वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। 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 नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट,
कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी? कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी। कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी। कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, 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 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ, इस समझौता का विरोध 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 मदन मोहन मालवीय ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया, 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 हसन इमाम ने किया, फुल स्टॉप। इस अधिवेशन के दौरान ही 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 अगस्त घोषणा को लेकर इस अधिवेशन के दौरान ही अगस्त घोषणा को लेकर इस अधिवेशन के दौरान ही अगस्त घोषणा को लेकर इस अधिवेशन के दौरान ही अगस्त घोषणा को लेकर कांग्रेस
कांग्रेस दो भागों में, कांग्रेस दो भागों में, कांग्रेस दो भागों में, कांग्रेस दो भागों में दोबारा विभक्त हुई, दोबारा विभक्त हुई। नेक्स्ट, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की, 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 भर्त्सना की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की, भर्त्सना की। इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए, इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। नेक्स्ट, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि, कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन के दौरान, 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 बेलगांव अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। नेक्स्ट, 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही के कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने यह कहा था कि 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान ही
कॉपी नहीं है जी, कॉपी नहीं बनाई है ये लड़की, कॉपी नहीं बनाई है, आज तक नहीं बनाई है कॉपी है। 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा कि 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 गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 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 बाद बाकी ठीक है, ठीक है। चलिए चैप्टर खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन आंसर पलटिए। क्वेश्चन लगाए हैं ना जी? हाँ लगा हुआ है, आ जाइए।